नाज़रीन ग्रामी आदाब, माय चैनल बेंगलुरु पर आपका इस्तकबाल है। आज 26 नवंबर 2024 को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कमेटी मेंबर्स जनाब मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ साहिब, जनाब सैयद अशरफ साहिब और जनाब मुबीन मुनव्वर साहिब ने मीडिया से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 29वें सालाना इजलास के ख़त्म होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पेश है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की झलकियाँ। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन जनाब आसिम अफरोज सेठ साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कई लोगों के पास पर्सनली जाकर जो है इस इजलास को कामयाब बनाने के लिए उनसे मदद ली है। दामे दुर्मे से उन्होंने बुजुर्ग होने के बावजूद जो है उन्होंने काफ़ी मेहनत की, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। यहाँ इस मैदान में सफाई करने के लिए यहाँ के एक सामाजिक कारकुन A1 सलीम ने भी काफ़ी मेहनत की है। ऐसे कई और शख्सियात हैं, ख़ास तौर से SS प्रिंट के कलीमुल्लाह साहब कलीम और डिज़ाइनर मुकर्रम, जिन्होंने ये तमाम बैनर्स, ये जो बैकड्रॉप है, हमारे जो फोल्डर बनाए हैं, हमारे बैजेस बनाने में जो दिल से उन्होंने काम किया है, मैंने उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर मैं किसी का नाम भूल रहा हूँ, और यहाँ पे 2 दिन के इजलास और जलसा आम की सिक्योरिटी के लिए हम जो है वो सिविल डिफेंस वाले जो हमारे जिन्ना हैं, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने अपने तरफ से काफ़ी अपने वॉलंटियर्स को यहाँ पे छोड़ा, आने वाले मेहमानों की सिक्योरिटी और यहाँ पे जो है तामगाह में, चाय के स्टॉल में, सब जगह उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लोगों को रखा था। हमने यहाँ एक इस्तकबालिया दफ्तर भी बनाया था, वहाँ भी यहाँ के असातिज़ा जुड़े रहे। मैं दोबारा जो है फिर एक बार हज़रत अमीर शरीयत कर्नाटक का और यहाँ के असातिज़ा और यहाँ के तलबा का जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप तमाम मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। अब जबकि हमारे कन्वीनर जनाब उबैदुल्लाह शरीफ साहब ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ताल्लुक़ से डिटेल में आप लोगों को बताया और क्या क्या हुआ और कैसे कैसे हुआ, कितने मीटिंगें हुई और कौन कौन मददगार रहा इस मीटिंगों को कामयाब बनाने में, और कौन कौन इसके लिए मेहनत किए और इस अजलास को कामयाब किए, सब सारी दास्तान जनाब उबैदुल्लाह शरीफ साहब ने आपको बता दिया है। इसमें और मुझे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक रेजोल्यूशंस का सवाल है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कई रेजोल्यूशन पास किया, उसमें एक रेजोल्यूशन तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ है, जो आजकल मुसलमानों के सर पर एक तलवार सी लगी हुई है और मुसलमानों की जायदादों को हड़पने की कोशिश हो रही है। मैं यहाँ ये बता दूँ कि ये जायदाद सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की है। किसी सरकार ने हमें ये जायदाद नहीं दी है, न केंद्र सरकार ने हमें ये जायदाद दी है और न ये स्टेट गवर्नमेंट ने हमें जायदाद दी है।
कोई सूबाई सरकार भी हमें कोई न कुछ नहीं दिया है। ये हमारी अपनी ज़ाती मिल्कियत है, ये हमारे बुज़ुर्गों की दी हुई जायदादें हैं, ये कौम की फलाह व बहबूदी के लिए दी हुई जायदाद है। हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि इसमें कुछ लोग, कुछ अनासर जो है ना, इसका गलत फ़ायदा उठाकर इसको हड़पने की भी कोशिश किए हैं। जो हड़पने की कोशिश की है वो जायदाद वापस भी लेंगे, ये हम करेंगे, लेकिन कभी हम हुकूमत का इस पर कब्ज़ा बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे बुज़ुर्गों की जायदाद है, हमारे कौम की रहबरी के लिए, हमारी कौम की बहबूदी के लिए दिया गया है। ये किसी सरकार ने हमें नहीं दिया है और हम इसे किसी भी तरह से इसमें किसी भी सरकार की मदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हम ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक रेजोल्यूशन पास किया है। इस रेजोल्यूशन में किया है, उन्होंने कहा है अगर किसी ना किसी तरह से हुकूमत ये बिल पास कर देती है और हमारे जायदाद हड़प करने की कोशिश करती है तो हम स्टेट असम्बलीज और पार्लियामेंट के सामने जो है ना धरना देंगे। हम वहाँ जो है ना अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। ये उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया है। मैं हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों से आपके माध्यम से गुजारिश करता हूँ कि तमाम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस फैसले को लब्बैक कहकर ज़रूरत पड़े तो हम लोगों को पार्लियामेंट और असम्बलीज के सामने धरना देने की और जो भी हमारा प्रोटेस्ट है हम करने की कोशिश करें। हम लोग मिलजुल कर ये काम करें, क्योंकि ये हमारी आईनी हक है। हम जो भी करेंगे कानून के दायरे में करेंगे, दायरे से हटकर नहीं करेंगे। कानून के अंदर रहकर, कानून के दायरे में रहकर हम ये काम करेंगे और ये हमारा आईनी हक है। हम कुछ उससे ज़्यादा नहीं कि ये कह रहे हैं अरे हमारे जायदाद पे आप कब्जा क्यों करेंगे। हमने किसी की जायदाद पे तो हाथ नहीं डाला। अब ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड कहता है कि किसी भी जायदाद पे जाके कह दे, अपना नाम लिख दे तो उसकी जायदाद होती है। बात गलत है, ये गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हमारी जो जायदाद 1968 से लेके 1974 तक जितनी भी जायदादें पहले की हुकूमतों ने बजट के जरिए हमें मालूम कराया है, वो जायदादों के हम हकदार हैं और उससे हटकर हमारी कोई जायदाद नहीं है। हम और कोई ज़्यादा मांग नहीं कर रहे हैं, हम अपनी जायदाद की हिफाजत कर रहे हैं। हम हमारी जायदाद को अपने पास रखने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कौम की भलाई का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ना हम किसी सरकार से कोई जायदाद मांग रहे हैं, ना हम मांगेंगे। हमारे लिए काफ़ी हमारे बुजुर्गों ने छोड़ा है। इस पर कब्जा जमाने की कोशिश सरकार के लिए बहुत महंगी पड़ेगी, क्योंकि मुसलमान अब जाग गया है। इतने दिन खामोश था, लेकिन अब मुसलमान जाग गया है। मुसलमानों को छेड़ने की कोशिश मत करिएगा। जो कुछ भी है, हम जो भी मांगेंगे, हमारी जायदाद को हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी और की जायदाद पे नहीं है। यहाँ तक कि अभी हुकूमत ने कुछ जायदादों, कुछ किसानों के नोटिस जारी हुए थे, उनको विड्रा कर लिया है। अब मैं हुकूमत से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इसकी जांच करवाइएगा। अगर वाकई ये जायदादें वक्फ औकाफ की थी तो औकाफ को वापस मिलनी चाहिए। अगर औकाफ की नहीं थी तो हम इसे क्लेम नहीं करते। अगर ये औकाफ की जायदाद थी तो इसे जो है ना, ये जायदाद हमें वापस मिलनी चाहिए। अब मैं स्टेट गवर्नमेंट से, हमारी कर्नाटक सरकार से इस बात की मैं ये करता हूँ, डिमांड करता हूँ कि इसकी एक कमेटी बनाइएगा, कमेटी बिठाइएगा। आपने जितने भी आज तक, अभी कुछ दिन पहले से अब तक जितने भी नोटिस को आपने वापस लिया है, उसकी जांच हो। अगर वाकई उसमें किसी और की जायदाद है तो हमें उसका कोई हक नहीं है, हम पूछेंगे। हमारी जायदाद अगर चली गई है तो उससे दिलाने का काम सरकार का हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें बार बार छेड़ा जा रहा है, बार बार हमें जो है ना कमज़ोर समझा जा रहा है। मैं ये बात बताना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि मुसलमान कमज़ोर नहीं है, कमज़ोर नहीं है, कभी कमज़ोर था ना है। मुसलमान हर बार डट के मुकाबला किया है, आगे भी इसी तरह का मुकाबला करेगा, क्योंकि
میں آپ کو ایک بات جلیان والا باغ کی طرف لے جاتا ہوں. جب جنرل ڈائر نے جو عوام تھے ان کے اوپر جب گولی چلائی گئی تو سینکڑوں کی تعداد میں مسلمان مارے گئے. اس میں سینکڑوں کی تعداد تھی مسلمانوں کی. دوسرے نمبر پہ جو ہے ہمارے سردار بھائی تھے اور ہندو بھائی بہت کم تھے. کہیں بھی ان کا یہ نہیں تھا، وجود نہیں تھا وہاں. اور اس کی لڑائی ہم لڑ رہے تھے اس ٹائم پہ سب سے آگے مسلمان تھے. مسلمان شہید ہوئے جلیان والا باغ میں جب خان عبد الغفار خان نے برٹش گورنمنٹ سے یہ سوال کیا کہ مسلمانوں پر اور یہاں جتنے ہندو بھائی تھے اور سکھ بھائی تھے ان پہ گولی کیوں چلائی. تو سرکار کا یہ جواب تھا کہ مسلمان بھاگ رہے تھے اس لیے ہم نے گولی چلائی. تو انہوں نے سرکار کو چیلنج کیا اور کہا کہ مسلمان کبھی بھاگنے والا نہیں ہے، ڈٹ کر مقابلہ کرنے والا ہے اور پیٹھ پر گولی نہیں کھائے گا. اگر گولی کھایا ہے تو مسلمان چھاتی پہ گولی کھایا ہے اور اپنے سینے پہ گولی کھایا ہے. یہ ان کا کلیم تھا. تب انہوں نے کہا اگر جتنے بھی یہاں مسلمان شہید ہوئے ہیں ان کی لاشوں کو اکٹھا کرو، ایک طرف رکھو. اگر ایک آدمی بھی، ایک مسلمان بھی اگر پیٹھ پہ گولی کھایا ہے تو میں یہ لڑائی سے میں باہر نکل جاؤں گا، میں لڑوں گا نہیں. تو تب 76 باڈیز کا یہ ہوا، پوسٹ مارٹم ہوا. 76 کے 76 جو لوگ جو ہے نا سینے پہ گولی کھائے تھے. یہ وہ قوم ہے. ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے نا پریشان کرنے کی کوشش مت کریے گا. ہم خاموش ہیں، صبر کر رہے ہیں کیونکہ صبر کی تلقین ہمیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے. ہمارے اللہ اور رسول کی طرف سے جو ہے نا صبر کی تلقین ہمیں ملی ہے تو ہم صبر کر رہے ہیں. صبر کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم کمزور ہیں. ہمیں آزمانے کی کوشش مت کریے گا اور ہمارے معاملے میں دخل اندازی مت کریے گا. ہمارا یہ شرعی معاملہ ہے. ہم آپس میں مل جل کے بیٹھ کر جو ہے نا ہم اس کو یہ کر لیں گے، اس کا حل نکال لیں گے ہم لوگ. اور ہمارے جائیداد پر اپنی گندی نگاہوں کو ہٹا دیجیے گا. اور اس بل کو میں ان پارٹیوں سے میں درخواست کرتا ہوں. نتیش کمار جی سے میری درخواست ہے، چندر بابو نائیڈو جی سے میری درخواست ہے. آپ لوگوں میں جو ہے آپ کے اسٹیٹ میں مسلمانوں کی بہت زیادہ تعداد ہے. آپ انہی کی وجہ جیت کے آ رہے ہیں. چندر بابو نائیڈو نے خود کہا ہے کہ میری جیت، ابھی حال ہی میں ان کا الیکشن ہوا تھا، میری جیت مسلمانوں کی وجہ سے ہوئی. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جیت مسلمانوں کی وجہ ہوئی ہے، نتیش کمار نے بھی کہا تھا، تیجسوی یادو نے بھی کہا تھا اس دن جب الیکشن میں جیتے تھے تو ہماری جیت مسلمانوں سے ہوئی ہے. تب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی مسلمانوں سے جیت ہوئی ہے تو مسلمانوں کی رہنمائی کرنے کی کوشش کریے گا. مسلمانوں کی اوقاف کی جائیداد کو بچانے کی آپ کوشش کریے گا. اس بل کے خلاف ووٹ کر کے ہم تمام ہندوستان بھر کے مسلمانوں کو شکریہ کا موقع عنایت فرمائیے گا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو تفصیلاً محمد عبید اللہ شریف صاحب جو ہماری اس سب کمیٹی خصوصی اجلاس کے لیے بنائی گئی تھی اس کے کنوینر اور سید اشرف صاحب نے تفصیلاً آپ کو بتایا ہے. میں صرف آپ کو اتنا کہنا چاہتا ہوں، نمائندگی کر رہے تھے، سارے ہندوستان سے یہاں آئے ہوئے تھے. تقریباً 350 افراد باہر سے آئے ہوئے تھے. اس میں تقریباً 400 آئے ہوئے تھے. اس میں تقریباً 40-25 سے لے کر اس سے زیادہ ہی مستورات بھی تھیں. بڑے بڑے وکیل بھی آئے تھے، جج صاحبان بھی آئے تھے، صابر صاحبان ہیں وہ بھی یہاں پر آئے ہوئے تھے. ان تمام کو یہاں پر ان کے چھایا نشان ہوٹلوں میں ٹھہرایا گیا تھا. کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرایا گیا تھا، کسی 3 اسٹار میں، اور باقی جو یہاں کے مندوبین تھے اس کو مدرسے میں ٹھہرایا گیا تھا. ان تمام کے خرچ و اخراجات کسی ایک واحد شخص نے، ڈاکٹر جمیل صاحب نے شاید انہوں نے باہر کے لوگوں نے آئے تھے، ان کے بھی یہاں پر مہمان نوازی میں کسی طریقے کی کمی نہیں ہوئی. یہاں کے
कि जितने 6 इजलास यहाँ पर हुए इस साल में, उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी इस सब खुसूसी कमेटी ने ये तमाम जो तर्शीह में लगाए गए हमारे इस हाल के अलावा बाहर से संवारा गया वो बैनर्स वगैरह, उसके साथ ये जो 6 इजलास हुए उसमें जो भी यहाँ पर ज़रूरियात थे उन तमाम को पूरा करने में हमारी कमेटी कोशिश रही और कामयाब भी रही। जैसा कि उबैदुल्लाह शेख साहब ने कहा, जितने भी लोग बाहर से आए थे वो यहाँ के इंतज़ामात को देखकर इतने खुश हुए कि उन्होंने कहा आज तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ऐसा इजलास कहीं भी नहीं हुआ था। वो खाने के मामले में हो, रहने सहने के मामले में हो, आने जाने के मामले में हो, एयरपोर्ट से यहाँ तक, यहाँ से एयरपोर्ट तक, यहाँ से जनता का तक, जितनी भी जिम्मेदारियाँ थी यहाँ की अवाम ने पूरी तरीके से उसे निभाया और हम तमाम को, अहलियान बेंगलोर को, शहरियान बेंगलोर को एक बहुत अच्छा उसमें नाम मिला। जैसे कि माहौल साजी की बात उबैदुल्लाह शेख साहब ने बताई, माहौल साजी के लिए पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में एक बहुत बड़ा फंक्शन किया गया। वहाँ भी हज़ारों की तादाद में लोग जमा थे, यहाँ पर लाखों की तादाद में जमा थे तो वहाँ हज़ारों की तादाद में लोग जमा थे। उन लोगों ने भी वहाँ से भी, जैसे कि बताया, ताल्लुकात जहाज से भी बसें बहुत सी आईं, पार्किंग का मसला हुआ। यहाँ पर उसके बावजूद भी हमारे इजलास, तमाम इजलास कामयाब तरीन रहे। हम तमाम उन हजरात का जिन्होंने इसमें दामे दिल में सुखने भी और आगे बढ़कर हिस्सा लिया, उन तमाम के शुक्रगुजार हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको अजर अता फरमाए। शुक्रिया। महकमे पुलिस का भी शुक्रगुजार हूँ। लॉ एंड आर्डर और ट्रैफिक दोनों ने जो है 2 दिन के यहाँ के इजलास में और जलसा आम में जो है काफ़ी मेहनत की, बड़े ही मुनज़्ज़म तरीक़े से सारी चीज़ें कंट्रोल की। हमारे कुछ लोगों को ये भी शिकायत थी, मुझे कल फ़ोन भी आए थे कि हमारे सियासी कायदीन नज़र नहीं आए। ये पहले से तय था कि जलसा आम में कोई सियासी कायद शरीक नहीं करेंगे, इसीलिए मैं ख़ुद भी जो है उस जलसे में या स्टेज पे नहीं गया, बल्कि हमारे तमाम कायदीन ने इस इजलास को कामयाब करने के लिए मदद की है। यहाँ के लोकल एमएलए और मिनिस्टर केजे जॉर्ज ने मदरसे की सफाई, आसपास के रोडों की मरम्मत कराने के लिए ख़ास तौर से इस्तेमाल किया। तमाम पार्किंग के परमिशंस वगैरह के लिए शिवाजी नगर के एमएलए रिजवान रशीद ने मेहनत की। इसी तरीके से इन्हें हारिस और वक्फ के मिनिस्टर ज़मीर अहमद ख़ान ने भी जो है हमारी इस इजलास को, इन दोनों इजलास को कामयाब करने के लिए उन्होंने भी हमारी मदद की है। मैं आपको बताऊं, जलसा आम के लिए सिर्फ पार्किंग के लिए पैलेस में हुकूमत के परमिशन देने के बावजूद भी जो है वहाँ हमें 4.5 लाख रुपए किराया देना पड़ा।